सबसे पहले हम डायनामिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डायनामिक्स क्या चीज़ होती है? डायनामिक्स मोशन के साथ साथ वजूहात का भी मुताला करते हैं, यानी कि मोशन जब हो रही है तो वो कैसे हो रही है, ठीक है ना, और कौन पैदा कर रहा है मोशन, ठीक है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो पैदा कैसे हो रही है, वो सब डायनामिक्स में मुताला करते हैं। काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम मोशन का मुताला करते हैं। फिर इसके बाद फोर्स क्या होती है? फोर्स जिस्म को हरकत देती है। फोर्स जिस्म को हरकत देती है। मिसाल के तौर पर जब हम ठीक है ना, जब हम किसी गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो गाड़ी क्या होती है? हरकत करती है आगे की तरफ, या फिर इसकी मदद करती है। या फिर मिसाल के तौर पर हम दीवार को धक्का लगाते हैं तो दीवार तो अपनी जगह से हरकत भी नहीं करती। ट्रक को धक्का लगाते हैं तो ट्रक भी नहीं अपनी जगह से हरकत करता। हरकत करने में मदद देती है। हरकत करने में, ठीक है ना, या ये किसी जिस्म को रोकती है। मिसाल के तौर पर जब कोई भागता हुआ इंसान आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसे पकड़ लेंगे फोर्स के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। या फिर रोकने की कोशिश करती है। रोकने की कोशिश कैसे करती है? मिसाल के तौर पर एक ट्रेन है, आप उसके आगे खड़े हो गए हो आकर, वो ट्रेन आपको उड़ा कर निकल जाएगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। यानी कि फोर्स जो उनसी होती है ना, कि जिस्म का साइज़ भी तब्दील हो सकता है इससे। यानी कि जब आप छुरी लेते हो, छुरी से आप किसी सेब को काटते हो तो 2 टुकड़ों में तकसीम होता है। पहले गोल में था, पहले गोलाई में था, अब 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, यानी कि उसकी साइज़ और शक्ल में तब्दीली आ गई है, ठीक हो गया। ये थी हमारी फोर्सेस की कुछ 4 इकसाम बताई हैं और फोर्स की तारीफ़ बताई है। 4 मिसालें बताई हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? ये किसी जिस्म को रोकता है। ये इनर्शिया क्या होता है? अगर कोई जिस्म रेस्ट में है, वो तब तक रेस्ट में है जब आप, अगर कोई जिस्म रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, तो वो अपने में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेगा, लड़ेगा। यानी कि एक जिस्म है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो आप उससे फोर्स लगाकर आगे धकेलना चाह रहे हैं तो वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो लड़ेगा आपकी फोर्स से क्या करेगा? लड़ेगा। इस लड़ने के अमल को क्या कहते हैं? इनर्शिया। इसी तरह यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर कोई जिस्म, मिसाल के ट्रेन भागी जा रही है, ठीक है, आप उसके आगे आकर खड़े हो गए, आप कहते हैं जी मैं इसको रोकूंगा, तो वो ट्रेन तो बहुत स्पीड में थी, वो ट्रेन बहुत स्पीड में थी और उसका मैस ज़्यादा था, ठीक है। अब उसके बाद जब आप उसको रोकना चाह रहे हैं तो वो आपको उड़ा देगी, ठीक है ना, आपको उड़ा देगी और निकल जाएगी। यानी कि ऐसा इनर्शिया हम पढ़ते हैं। इनर्शिया क्या कहता है कि भाई मैं ना किसी जिस्म को, अगर वो चल रहा है उसको चलने रहने दूंगा, वो रुका हुआ है तो उसे रोके रहने दूंगा, ठीक है ना। और कोई भी फोर्स मेरी इन दोनों हालतों में तब्दीली लेकर आएगी तो मैं उस फोर्स से लड़ूंगा। इस लड़ने के अमल को क्या कहते हैं? इनर्शिया। मिसाल के तौर पर कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे सिक्के, कार्डबोर्ड को तेज़ी से सिक्कों में से निकालेंगे तो वो सिक्के क्या हो जाएंगे? साकिन हो जाएंगे। फिर इसी तरह कागज़ के ऊपर भी सिक्के रखेंगे तो कागज़ को भी तेज़ी से हटाएंगे, वो सिक्के अपनी जगह वो रह जाएंगे। इसे कहते हैं इनर्शिया, ठीक हो गया। अब आ गया मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? एक बंदूक की गोली है, उसका मैस कम है, ठीक है ना, मैस कम है और वेलोसिटी क्या है उसकी ज़्यादा, ठीक है, वेलोसिटी क्या है उसकी ज़्यादा, तो वो चीर कर आगे निकल जाती है। ये क्या वजह है? यहाँ पर तो मैस ज़्यादा था ना, पता भी चल रहा था कि भाई इसका मैस ज़्यादा, इसलिए हम धक्का नहीं दे सकते उसे, या फिर कम मैस वाली चीज़ों को आसानी से धक्का दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, मोमेंटम में क्या है? 2 चीज़ें आ गई हैं। इधर सिर्फ़ और सिर्फ मैस की बात हो रही थी, अब यहाँ मोमेंटम में मैस की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है। यानी कि मोमेंटम, अब हम ट्रेन की मिसाल यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर ट्रेन की मिसाल भी पढ़ कर आए कि ट्रेन अगर तेज़ी से आ रही होगी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा।
इसलिए वो आपको उड़ाकर परा फेंकेगी। उसका मैस भी ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है। भावें उसकी वेलोसिटी कम भी हो ना, फिर भी आपकी चीथड़े कर देगी वो। मोमेंटम क्या है कि बंदूक की गोली में से गोली निकलती है, उसका मैस कम है और वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, और उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आपकी ठीक है ना, आपके जिस्म को चीरते हुए बाहर निकल जाएगी। मैस और वेलोसिटी के दरमियान इन्वर्सली रिलेशन है, मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन है। इन्वर्सली का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैस क्या होगा, कम। जब मोमेंटम बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब सामान से लदा हुआ ट्रक है, जब ये किसी गाड़ी से टकराएगा या फिर गाड़ी सामान के लदे हुए ट्रक में से टकराएगी तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा, गाड़ी को, क्योंकि इसका मैस भी ज़्यादा है और बेशक इसकी वेलोसिटी कम हो, लेकिन इसका मोमेंटम ज़्यादा है। इसका मैस ज़्यादा है, बेशक इसकी वेलोसिटी कम है, तो मोमेंटम क्या होगा, लेकिन फिर भी ये गाड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा। बस हमने ये याद रखना है कि मोमेंटम किसे कहते हैं। अगर बंदूक की गोली में को मोमेंटम के अल्फाज में ढाला जाए, ट्रेन को मोमेंटम के अल्फाज में ढाला जाए, तो बंदूक की गोली, जब बंदूक में से गोली निकलती है तो उसका मैस और वेलोसिटी के दरमियान जो सा हासिल ज़रब होता है उसे टोटल मोमेंटम कहते हैं। फिर इसी तरह ट्रेन, उसकी स्पीड और उसका मैस जितना भी है, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंटम आ जाएगा। मैस का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट ms-1, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। अब हम नेट फोर्स की बात कर लेते हैं। नेट फोर्स क्या चीज़ है? नेट फोर्स क्या चीज़ होती है कि एक जिस्म है, एक जिस्म पर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक जिस्म पर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं, उन तमाम का को जमा करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। एफ नेट इज इक्वल टू ये तमाम फोर्सेस का जमा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F6, ये तमाम फोर्सेस को जब हम जमा करेंगे तो एफ नेट आ जाएगी। जितनी भी फोर्सेस एक जिस्म पर अमल कर रही हैं, उन सारी फोर्सेस को जमा करने पर हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। ये इसकी तारीफ, ठीक है ना। ये मोशन का पहला कानून है। इसे हम इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनर्शिया भी क्या कहता है, वो कहता है जी मैं किसी जिस्म को रुकने नहीं दूंगा। अगर वो मोशन में है तो मैं मोशन में ही रहूँगा, अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में ही रहने दूंगा जिस्म को, ठीक है। और मैं उसको उस फोर्स के ख़िलाफ़ चला जाऊँगा, उसको फोर्स के ख़िलाफ़ लड़ूँगा। इस लड़ने के अमल को कहते हैं इनर्शिया। और फिर इसी तरह सेम इसी तरह इसमें भी है कि अगर कोई जिस्म ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है ना, वो तब तक हरकत कर रहा होगा जब तक कि इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है ना, एक बॉल है वो हिमवार सतह पर जाई जा रही है और एक बॉल ढहलवान से नीचे की तरफ आ रही है। हिमवार सतह पर जा रही है और ढहलवान से नीचे की तरफ आ रही है, तो कौन जल्दी रुकेगा? ये हिमवार सतह वाली जल्दी रुक जाएगी, बशर्ते ये ढहलवान पर तो फ्रिक्शन कम होगी, यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, फ्रिक्शन की वजह से ये रुक जाएगी। फ्रिक्शन क्या होती है? ये बॉल की सतह और ज़मीन की सतह के दरमियान जो उनका घर्षण पैदा होता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन। यहाँ पर फ्रिक्शन जो उनसी है वो कम है क्योंकि ढहलवान है। ढहलवान में से आराम से बॉल नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आ जाएगी ये भी रुक जाएगी। ओके हो गया। यानी कि मोशन का पहला कानून कहता है कि हर जिस्म अपनी मोशन तब तक बरकरार रख सकता है कि जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। मिसाल के तौर पर ठीक है ना, अगर कोई गेंद है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई गेंद है, वो अगर कोई ठीक है ना गेंद रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अमल ना करे, ठीक है ना। अगर कोई जिस्म है वो तेज़ी से बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। अब ये नहीं कि वो जो सा जिस्म है और वो ठीक है ना जिस्म है वो तब तक उसको रोकने के लिए फ़ोर्स ही चाहिए। फोर्स, मिसाल को ट्रेन है वो चल रही है आगे की तरफ, वो क्यों नहीं रुक रही?
बेशक हम फोर्स लगा रहे हैं, आगे बंदा भी आ गया जी फोर्स लगाने के लिए, लेकिन फिर भी उसे उड़ा कर चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उसका मैस भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है। मैस भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम क्या है, ज़्यादा। वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है ना। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से वो बंदे को चीर कर बाहर निकल जाएगी। और उसको चला कौन रहा है, पेट्रोल चला रहा है, वो खुद नहीं चल रही। यहाँ पर हम कुदरती चीज़ों की बात कर रहे हैं कि ये जो उनसे दोनों जिस्म हैं, ये दोनों जिस्म तब तक चलते रहेंगे जब तक इन पर फ्रिक्शन की फ़ोर्स अमल ना करे और इन्हें रोके ना। तो फ्रिक्शन की फ़ोर्स क्या है, ये इनकी मोशन में मज़ाहमत कर रही है, इनकी मोशन में रुकावट है। फ्रिक्शन की फ़ोर्स इनकी मोशन में मुज़ाहमत है। और ये जो उनसे बॉडी हैं, ये फ्रिक्शन की फ़ोर्स से लड़ते हैं। इस लड़ने के अमल को क्या कहते हैं, इनर्शिया का कानून। ठीक है, बस आपने ये 2 लाइनें याद रखना। हर जिस्म तब तक अपनी ख़त मुस्तकीम में हरकत जारी रखेगा जब तक कि इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। चलते हुए जिस्म को रोकना, बस और मुसाफिर। ठीक है। न्यूटन का दूसरा कानून क्या कहता है जी, वो कहता है जी एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब एक्सेलरेशन जो सा होता है ये, अब हम इसकी एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, ये भी इक्वल हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/m से, तो एफ़ ऊपर आ जाएगा, एफ़/m आ जाएगा। अब उसके बाद हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो m इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m में। अब हम यहाँ पर ऐसा यूनिट ले लेंगे जी k, क्योंकि ये डायरेक्टली शाइन ख़त्म हो जाए। एफ़ इज इक्वल टू के एम में। अब जो उनसा k है, ये ऐसा यूनिट में इसकी कीमत क्या होती है, 1, तो हम 1 दर्ज कर देंगे तो एफ़ इज इक्वल टू m में आ जाएगा। फोर्स का यूनिट हमने निकालना है तो एस का यूनिट kg होता है, एक्सेलरेशन का ms -2 होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम ms -2, यानी कि हम 1 न्यूटन को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर 1 न्यूटन की फ़ोर्स 1 किलोग्राम जिस्म पर लगे और उसमें एक ms -2 का एक्सेलरेशन पैदा कर दे, अगर कोई फ़ोर्स 1 किलोग्राम जिस्म पर लगे और उसमें एक ms -2 का एक्सेलरेशन पैदा कर दे तो उसे 1 न्यूटन की फ़ोर्स कहेंगे। ठीक है। और हमें ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन सब की डायरेक्शन कहाँ होती है, जहाँ पर बॉडी मूव कर रहा होता है, जहाँ पर बॉडी की हरकत होती है। मैस और वज़न क्या होता है, इसे m से ज़ाहिर करते हैं। मैस को हम m से ज़ाहिर करते हैं, वज़न को हम w से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है ना। मैस मादा की मिकदार पर, यानी कि मिसाल के तौर पर हम चीनी लेना चाहते हैं तो चीनी कितने रुपए किलो दी है, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो। ठीक है ना। ये मादा की मिकदार पर मुनहसर होती है। कि वज़न जो सा है जी पर मुनहसर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर मुनहसर होता है, यानी कि वज़न जो सा होता है जी पर मुनहसर होता है, यानी कि जो सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ज़मीन का अपना एक एक्सेलरेशन होता है, उस पर मुनहसर होता है, जिससे ज़मीन उसको, उस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है ना, अपनी तरफ खींचती है। नहीं तो वो जिस्म ऊपर हवा में भी तो जा सकता है, वो जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता, क्योंकि ज़मीन की फ़ोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही है। अब एक वक्त ऐसा आता है ज़मीन की सतह से जितना ऊपर जाई जाओगे तो ये जी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएंगे और ज़मीन से बाहर यूनिवर्स, कायनात है, अंतरिक्ष जिसे हम कहते हैं, वो हमें ज़मीन पर नहीं आने देगा। ठीक है। और हम उधर ही खला में भटकते रहेंगे। यानी कि क्या इससे हम नतीजा क्या अखज़ करते हैं कि जो उनका वज़न है ये डिपेंड करता है ज़मीन के एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। इसी तरह मादे की मिकदार जो उनसी होती है मैस पर मुनहसर करती है। जितनी मादे की मिकदार ज़्यादा होगी उतना मैस ज़्यादा होगा। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मैस कहते हैं
और वज़न किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मैस कर कहते हैं। मिसाल के तौर पर चीनी कितने रुपए किलो है, ठीक है, हम उसको तोलेंगे, पता चल जाएगा जी ये 5 किलो है। जब हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, यानी कि मज़ीद इसमें मादा ऐड करेंगे, तो इसका वज़न क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी कि किसी जिस्म में मादे की मिकदार कितनी है, शापर में चीनी की मिकदार कितनी है, ये उसके मैस पर मुनहसर करती है, ये उसका मैस कहलाएगी। शापर में मौजूद चीनी है, उसका मैस, ठीक है ना, होगा। कि किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मैस कहते हैं। मिसाल के तौर पर शापर में मौजूद चीनी जो उनसे है, इसका कितना वज़न, इसका हम जब हम तराजू में मैस लेंगे तो वो मैस 5 किलो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैस होगा। मादे की मिकदार को मैस कहते हैं। वज़न क्या होती है, वज़न वो फोर्स होती है, वज़न भी एक फोर्स है। इसका यूनिट जो उनसा होता है, मैस का यूनिट और वज़न का यूनिट एक ही होता है, केजी। लेकिन फिर वज़न क्यों फिर है, इसकी भी जो उनसी तारीफ़ है ये ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कि वज़न वो फोर्स होती है जिससे ज़मीन एक जिस्म को अपनी तरफ खींच कर रखती है। मिसाल के तौर पर आप खड़े होते हैं, आपको ज़मीन ने अपनी तरफ खींचा हुआ है, जिसकी वजह से आप खड़े हुए, वरना आप तो हवा में तैरने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, ठीक है ना। जो उनसे परिंदे होते हैं ये हवा में तैरते क्यों हैं, क्योंकि इनके पास पर होते हैं। ये परों की वजह से अपना सारा वज़न, ये परों ने इनका सारा वज़न उठाया होता है, तभी ये ऊपर हवा में उड़ पाते हैं। नहीं तो ज़मीन इन्हें भी खींच रही होती है, परिंदों को भी खींच रही होती है, हमें भी खींच रही होती है। यानी कि वज़न वो फोर्स होती है कि जिससे ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। वज़न किस पर मुनहसर होता है, जी पर। ये एक स्केलर मिकदार है, ये एक वेक्टर मिकदार है। इसका यूनिट केजी होता है, इसका भी यूनिट केजी होता है। इसका F=ma और mass=F/ma, ये इसका फार्मूला है। और W=mg, ये इसका फार्मूला है। F= हमें पता चल गया है कि ये भी फोर्स ही है। वज़न क्या है, ये भी फोर्स है। F= इसलिए हम कह सकते हैं कि F=W=mg। इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इसे हम बीम बैलेंस से जो उनसे मैयर करते हैं, और इसे हम स्प्रिंग बैलेंस से मैयर करते हैं। अब न्यूटन का तीसरा कानून क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा कानून कहता है जी, हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो सिमत में तो उसके ऑपोजिट होता है, लेकिन मिकदार में मसावी होता है। मिसाल के तौर पर मेज़ है, इसके ऊपर किताब रखी हुई है, ठीक है ना। किताब का मैस मेज़ के मैस से, ठीक है ना। किताब जो उनसा होती है ये नीचे की तरफ वज़न, यानी कि जो सा ज़मीन है इसे वज़न W से अपनी तरफ खींच रही है, और मेज़ जो सा है इस पर एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है जो ऊपर की तरफ होती है R, ठीक है। ये सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ है। लेकिन पता कैसे चले कि इनकी मिकदार सेम है, इनकी मिकदार सेम है, इसलिए ऐसे पता चलेगा कि भाई ये जो उनकी किताब है ये मेज़ को फाड़ कर थोड़ी नीचे गिर गई है, मेज़ को फाड़ कर नहीं नीचे गिरी, ये ऊपर के ऊपर ही पड़ी हुई है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सी W है, इसका वज़न जो सा है, ये इसकी रिएक्शन, मेज़ की रिएक्शन फोर्स के मुसावी है, ठीक है। कि जो सा मेज़ इस पर फोर्स लगा रहा है, जब ये वज़न नीचे लगा रही है तो मेज़ भी इस पर फोर्स लगा रहा है। अब मेज़ इतनी ज़्यादा भी नहीं फोर्स लगा रहा है कि ये किताब ऊपर की तरफ उछल जाए, ठीक है। यानी कि रिएक्शन फोर्स = W, यानी कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। नतीजतन क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम, अभी हम आगे पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, यानी कि कैंसलेशन हो जाती है इन दोनों की, ठीक है। गुब्बारा जो उनसा होता है ये इसी असूल पर काम करता है कि जो उनसा है हवा, जब गुब्बारा अपने में से हवा निकालता है, ठीक है, तो रिएक्शन के तौर पर हवा गुब्बारे को आगे तरफ पुश करती है। रॉकेट जो उनसा होता है, रॉकेट जब अपने अंदर से गैसेस का भंडार निकालता है तो वो गैसेस क्या करती हैं,
रिएक्शन के तौर पर रॉकेट को ऊपर उठाती हैं, और मेज़ की मिसाल आपको बता दी है। इन दोनों में फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ठीक है। मेज़ भी एक दूसरे, ओके हो गया, समझ आ गई। गुब्बारे में से जो सी मौजूद निकलती हुई हवा है ना, वो गुब्बारे को आगे धकेलती है, ठीक है ना। ये जितना भी धकेला है जी हवा ने गुब्बारे को, ये धकेलना और हवा का निकलना एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। नतीजतन क्या होता है कि उस पर कोई फोर्स, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। इनके इतनी हम बस आपने ये याद रखना है कि ये हर एक्शन का रिएक्शन होता है जिसकी मिकदार क्या होती है, ठीक है ना। एक्शन और रिएक्शन की मिकदार बराबर होती है और उसकी सिमत मुखालिफ होती है, बस ये चीज़ है।